वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। अगर कोई भी मेरा रेफरेंस ना दिया हो तो डायरेक्टली कितना बोलेंगे, 79714 जो है ये वर्ग किलोमीटर क्या है, ये झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है अगर भारत के क्षेत्रफल से जो है कंपैरिजन करेंगे तो कितना हिस्सा है इसका, 2.42%। ठीक है, ये झारखंड का हिस्सा आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अगर भारत से हम झारखंड का कंपैरिजन करेंगे तो कितना, 2.42% है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है अगर हम ये तो पूरे झारखंड का हो गया, और अगर नगर के क्षेत्रफल, एक गांव ग्रामीण हो गया और एक नगरीय क्षेत्रफल, तो इसमें जो शहर का क्षेत्रफल है वो कितना है, 1792 जो है स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर जो है नगर का है, और टोटल कितना है 79714। तो बच कौन गया, ग्रामीण क्षेत्रफल हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जब 79714 में 1792 को जो है माइनस करेंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो बच कितना जाता है, 922 जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है ये ग्रामीण क्षेत्रफल है। ठीक है, अब अगर रेफरेंस दिया जाए, अगर बोला जाएगा कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो था, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, किसके आधार पर, 2019 के आधार पर बोला जाए, या फिर जनगणना जो 2011 हुआ था, जनगणना कब, 2011 के अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है क्षेत्रफल कितना, 79714 के जगह में 716 जो है बढ़ जाएगा, 2 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको याद रखना है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो अगर कोई रेफरेंस ना दिया हो तो 79714 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर रेफरेंस दिया है तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ये वाला। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि झारखंड कौन सा पूरे देश में कितना स्थान रखता है। ठीक है, तो एरिया वाइज अगर कहा जाएगा तो झारखंड का स्थान कितना हो जाएगा पूरे देश में, 15th हो जाएगा। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या का आधार पर कहा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14वां हो जाएगा। ठीक है, 14th है पूरा देश में इसका स्थान हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट है इसी में कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एरिया बेसिस, एरिया बेस्ड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो जिला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो वेस्ट सिंहभूम, वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। ठीक है, एरिया बेसिस पे सबसे बड़ा अगर बोले तो वेस्ट सिंहभूम, और अगर सबसे छोटा जिला अगर बोलेंगे झारखंड का जिला, वो भी किस बेसिस पे, एरिया बेसिस पे, तो क्या हो जाएगा, लोहरदगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा जिला एरिया बेसिस पे क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा,
वेस्ट सिंहभूम होगा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो आप खुद बताइएगा। इसमें देखिए कौन कैसे था। पहला जो है, एक पहला जो था ये कौन था? बाबूलाल मरांडी। ठीक है, ये कौन था? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी था। ठीक है, पहला हो गया बाबूलाल मरांडी। अब दूसरा हो गया, चौथा हो गया, दोगुना हो रहा है, और आठवां हो गया। ये कौन था? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा था। ठीक है, अर्जुन मुंडा हो गया। फिर पांचवा जो निर्दलीय मुख्यमंत्री रहा है, ये कौन हो जाएगा? मधु कोड़ा। झारखंड का एकमात्र जो है, एकमात्र, ये क्या होगा? निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? मधु कोड़ा। ये जो है एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री है। फिर अगर 3 से लेंगे, 3, 6 और 7, ये कौन हो जाएगा? एक शिबू सोरेन हो जाएगा, दिसोम गुरु, शिबू सोरेन। इनको किस नाम से जाना जाता है? दिसोम गुरु। आपको कमेंट करके बताना है कि दिसोम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, दिसोम गुरु। तो दिसोम का अर्थ क्या होता है? फिर इसमें क्या ले लेंगे? 9वें और 11 नंबर पर कौन हो जाएगा जो अभी वर्तमान पे है? हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जो है ये 9वें और 10वें पे है, 9वें और 11वें पे। और 10वें पे जो है ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना कार्यकाल को जो है पूरा किया, और झारखंड के पहले जो है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। ठीक है, और अगर रघुवर दास के बारे में बात करेंगे तो ये जो है अभी जो है उड़ीसा के गवर्नर हैं। उड़ीसा के गवर्नर हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है झारखंड के एकमात्र जो है गैर आदिवासी सीएम है। आदिवासी सीएम है। और इसके अलावा क्या है? पूर्ण कार्यकाल जो है इन्होंने किया है। तो ये भी कौन है? रघुवर दास। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने मुख्यमंत्री हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अभी तक जो झारखंड में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो कितने हैं? 6 हैं। और जो राष्ट्रपति शासन लगा है झारखंड में, राष्ट्रपति शासन लगा है, प्रेसिडेंटल रूल, वो कितना लगा है? 3 लगा है। और ये 2 टाइम तो शिबू सोरेन मुख्यमंत्री हैं, और 1 टाइम जो है कौन थे? अर्जुन मुंडा। तो ये जो शिबू सोरेन के टाइम में 2 बार, ठीक है, 2 बार जो है शिबू सोरेन इसमें मुख्यमंत्री रहे हैं, और 1 बार जो है अर्जुन मुंडा के टाइम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? रविंद्रनाथ महतो जो है ये झारखंड के 11वें अध्यक्ष के रूप में जो है 11th अध्यक्ष हैं। ठीक है, 11वें अध्यक्ष हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, से बिलोंग करते हैं। और स्टीफन मरांडी ने जो है रविंद्रनाथ महतो का जो है, इनको जब ये अध्यक्ष बने थे तो उस समय जो है इनको शपथ दिलाने का काम जो है स्टीफन मरांडी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, अगर हम झारखंड का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात किया जाए, ये भी जानना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी जो है ये विधानसभा के जो है झारखंड विधानसभा के पहले
अध्यक्ष रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अभी फिलहाल झारखंड में जो है विधानसभा में जो है विपक्ष के नेता, विधानसभा के विपक्ष नेता कौन है? इसको विपक्ष नेता भी बोलेंगे या प्रतिपक्ष नेता बोलेंगे? प्रतिपक्ष नेता ये कौन है? ये पहले बाबूलाल मरांडी थे, अभी जो है अमर कुमार बावरी, अमर कुमार बावरी। और पहले जो था ये बाबूलाल मरांडी थे, ठीक है, मरांडी थे। अभी कौन है? अमर कुमार बावरी। और ये 23 अक्टूबर 2023 से जो है यहाँ पर एक्टिवेट हुए हैं। 27 अक्टूबर 2023। कितना है? 27 अक्टूबर 2023 से जो है ये विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता बने हैं। 23 अक्टूबर 2023 से, 27 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता कौन हो गए? देखिए ये जो है ऑप्शन में पुराना दिया गया है, बाबूलाल मरांडी के जगह में, ये तो होना चाहिए। यहाँ पर एक ऑप्शन छूटा हुआ है, अमर कुमार बावरी, ठीक है। अमर कुमार बावरी जो है ये अभी नए बने हैं, नए प्रतिपक्ष नेता है, ठीक है। ये जो है पहले थे, ठीक है, पहले थे कौन? बाबूलाल मरांडी, ठीक है। देखिए तो रघुवर दास जो है ये कहाँ के अभी गवर्नर बने हैं? ये जो है उड़ीसा के गवर्नर बने हैं। और झारखंड का जो है एकमात्र जो है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास हैं। और पूर्ण कार्यकाल को पूरा करने वाले भी कौन है? रघुवर दास हैं, ठीक है। ठीक है, विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बेरासी है। 81 तो निर्वाचित है, ठीक है। 81 क्या है? निर्वाचित है। और एक जो है मनोनीत है। एक कौन है? मनोनीत है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि झारखंड राज्य के नए चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया? ठीक है, झारखंड राज्य का नया चिन्ह का अनावरण जो है पहले 4J वाला हुआ करता था, अब जो है नया आ गया, ये वृत्ताकार में है, ठीक है, वृत्ताकार में है। और इसका अनावरण जो है 14 अगस्त जो है 2020 को किया गया है। अनावरण की बात करेंगे तो ये 14 अगस्त 2020 को अनावरण किया गया, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ है? तो 15 अगस्त से हुआ है, ठीक है। तो ये प्रभावी कब से हुआ है? प्रभावी की बात करेंगे तो ये कब से हुआ है? 15 अगस्त जो है एक दिन बाद। प्रभावी जो है 15 अगस्त 2020 से ये क्या हुआ है? प्रभावी हुआ है, ठीक है। इसका चिन्ह जो है कैसा है, किस टाइप से है? ठीक है, ये जो है वृत्ताकार है, वृत्ताकार है। इस जो झारखंड का राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह के अंदर जो है 24 हाथियों को दिखाया गया है, जो कि राज्य की समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। इसके अंतर्गत जो है 48 नर्तक को दिखाया गया, 48 नर्तक, या फिर इस तरह भी इसको लिख सकते हैं 24 जोड़ा नर्तक,
ठीक है, ये जो है राज्य की धरोहर को दिखा रहा है। ठीक है, राज्य की धरोहर को नर्तक दिखा रहा है, यहाँ का जो बेसिक डांस है उसको दिखा रहा है। ठीक है, इसमें 24 जो है पलाश के फूल को दिखाता है, ये सौंदर्यता का प्रतीक है। ठीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है। इसके अलावा इसमें 60 जो है वृत्त को भी दिखाया गया है, 60 वृत्त। ठीक है, वृत्त की संख्या इसमें कितनी है, 60 है। इसके अलावा जो है इसमें एक चिन्ह दिया गया है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया गया है। ये राज्य और केंद्र का बीच में जो क्या है बनाव है उसको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, ये है। ठीक है, और ये अगर हम कुल देश की संख्या से बोलेंगे, ठीक है, ये जो 3,29,88,134 है, तो पूरे देश का ये कितना है, पूरे देश की जनसंख्या का जो है ये कितना है, 2.72% है। ठीक है, पूरे देश का जो है जनसंख्या का कितना है, पूरे देश का जनसंख्या का 2.72% जो है झारखंड की जनसंख्या है। अब अगर जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो है पूरे देश में 14th स्थान रखता है। ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन वाइज कहा जाए तो झारखंड जो है पूरे देश का कौन सा स्थान है, 14th स्थान है। और एरिया वाइज जैसे हमने कहा कि एरिया वाइज अगर झारखंड की बात की जाए तो ये 15वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति जो है शेड्यूल्ड कास्ट है जिसको SC बोलते हैं, ये कितना है, लगभग 12% है इसका। ठीक है, झारखंड की जनसंख्या का जो है अनुसूचित जाति कितना है, 12%। लेकिन अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करेंगे, जनजाति, ठीक है, ST की बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब का, तो ये कितना 26.02%, 26.02% या लगभग हम इसको 26% बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 26% है ये कौन है, ST है। अब 26% किसका है, इस झारखंड की जनसंख्या का 26% जो है ये ST है। और ये अगर नंबर में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86,45,042। ठीक है, 86,45,042 जो है यहाँ पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ठीक है, और अगर इसका कंपैरिजन हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे देश से करेंगे इंडिया बेसिस पर, ये नंबर जो है, ठीक है, ये नंबर तो है इसका, अगर इसका कंपैरिजन करते हैं इस नंबर का झारखंड की कुल जनसंख्या से तो 26% आता है। और इसी का कंपैरिजन अगर देश की जनसंख्या से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.3%। ठीक है, 8.3% ऑफ इंडिया ST। ठीक है, अगर भारत में जितना भी ST है उसका ये कितना परसेंट है, 8.3% है। ठीक है, लेकिन अगर क्या बोलेंगे कि भारत में जो ST है वो कितना परसेंट है, 8.6% है, 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, ये क्या होगा, इंडिया का ST हो जाएगा, इंडिया ST। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर 26% जो है ये किसका है, ये जो 26%
झारखंड की कुल जनसंख्या से अगर झारखंड की कुल जनसंख्या में अगर बोला जाए कि एसटी कितना है तो 26% है और नंबर में कितना है इतना है। और झारखंड में जो एसटी है वो इंडिया का एसटी का कितना हो जाएगा 8.3% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंपेयर करेंगे कि भारत में जो एसटी है वो भारत की जनसंख्या कितना है तो 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। ठीक है, इसको याद रखना चाहिए। ये तो हो गया, इसको अब मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। अब देखिए इसमें और एक फैक्ट क्या है कि अगर आप एरिया वाइज, तो हमने कहा कि झारखंड की सबसे बड़ी कौन सी है, वेस्ट सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है जिला, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा एरिया वाइज तो रामगढ़ हो जाएगा। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से जो है, यानी कि पॉपुलेशन वाइज जो है सबसे बड़ा अगर जिला बोला जाए, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या जहाँ पर है, सबसे बड़ा जिला पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, जहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो ये पहला नंबर में तो रांची हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर पे क्या हो जाएगा रांची हो जाएगा। उसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा धनबाद हो जाएगा, ये पॉपुलेशन वाइज हो जाएगा। और सबसे कम अगर बात की जाए, सबसे कम ये भी पॉपुलेशन वाइज है, तो ये क्या हो जाएगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में जो है पॉपुलेशन सबसे कम है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या 3,29,088,134 है। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा रांची हो जाएगा। एक नंबर पे क्या होगा रांची, दो नंबर पे क्या हो जाएगा धनबाद। ठीक है, पहला दो याद रखो, और सबसे कम जो हो जाएगा, सबसे कम वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा लोहरदग्गा। ठीक है, और अगर साक्षरता में बोला जाएगा, साक्षरता में कम, सबसे कम, तो क्या हो जाएगा पाकुड़ जिला हो जाएगा। ठीक है, ये लोहरदग्गा जो हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा ये धनबाद हो जाएगा। अब देखिए लातेहार क्यों फेमस है, लातेहार में जो है इसलिए फेमस है कि महुआ टांड़ नाम का जो है, महुआ टांड़, ये झारखंड का जो है भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है। भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, वो कहाँ है लातेहार में है। ठीक है, झारखंड भारत का जो है एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कहाँ है महुआ टांड़ में है। ठीक है, राज्य में निम्न में से किस अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो देखिए भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सबसे जो बड़ी जनजाति है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो है वो क्या है भील है। फिर दूसरा पर जो है वो क्या है गोंड है। तीसरा में फिर क्या आ जाता है संथाल आ जाता है। चौथा में जो आ जाता है ये क्या हो जाएगा उरांव हो जाएगा। पांचवा में जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा मुंडा हो जाएगा। छठा में जो हो जाएगा कोल्हान क्षेत्र में रहने वाले हो जाएगा। ये तो भारत की बात हो गई। अब अगर झारखंड की बात की जाए, ठीक है, झारखंड के अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ से जो है झारखंड का हो जाएगा संथाल हो गया। फिर क्या हो जाएगा उरांव हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा मुंडा हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चारों मिलकर जो है जितना भी पॉपुलेशन है एसटी का लगभग 75% जो है यही कवर करता है। 75% ऑफ टोटल एसटी इन झारखंड, टोटल एसटी इन झारखंड। ठीक है, झारखंड में कितना है लगभग 26% है। उस 26% में से 75% तो यही चारों मिलकर जो है क्या करता है कि कवर करता है। 75% जो है इन्हीं का स्थान है। अब देखिए
जो संथाल है लगभग जो है इस 75% में कितना है, 34% मेरा संथाल हो गया। उरांव जो है लगभग कितना हो गया, 19 पॉइंट, लगभग 20% है, 19.8% हो गया। फिर उसके बाद जो है मुंडा जो है लगभग कितना हो जाएगा, 14 पॉइंट समथिंग है, 22% हो गया मुंडा। और हो जो हो गया लगभग 10.74% है हो की जनसंख्या। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो झारखंड में कौन सा हो गया, संथाल हो गया। और इसी में जो है सबसे अगर कम बोला जाएगा, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो ये कौन सा हो जाए, एक खोंड जनजाति है, खोंड। ये खोंड जनजाति की जनसंख्या जो है झारखंड में सबसे कम है। सबसे अधिक, सबसे नंबर 1 पे कौन है, सबसे अधिक की बात करेंगे संथाल है। नंबर 2 पे पूछा जाए तो संथाल के बाद उरांव है, फिर उसके बाद मुंडा होता है, फिर उसके बाद हो आता है। तो इस तरह के सीरीज चलता है, लेकिन सबसे कम जो है आखिरकार खोंड ही होगा। ठीक है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड जो है प्रदेश अगर पूछा जाए, झारखंड एक तो प्रदेश हो गया, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो झारखंड प्रदेश को जो है डिफरेंट टाइम पीरियड पे क्या है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो झारखंड प्रदेश के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे पहले जो इसका जिक्र मिलता है ये कहाँ पर, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में जो है कहाँ पर मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में। और किस नाम से, पुंड या पुंड्र नाम से, पुंड्र या पुंड्र नाम से जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और इसको जो है साहित्यिक उल्लेख कहा जाएगा, झारखंड प्रदेश का जो है इसको साहित्यिक उल्लेख, साहित्यिक उल्लेख भी कह सकते हैं कि साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, ये तो झारखंड प्रदेश की बात हुई। अब दूसरा जो है झारखंड, इसी शब्द में मेन फोकस किया गया है कि झारखंड शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, शब्द का प्रयोग पहली बार। ठीक है, प्रयोग पहली बार, पहला बार अगर झारखंड प्रदेश के बारे में बताया गया है तो ऐतरेय ब्राह्मण में। और झारखंड शब्द का प्रयोग अगर बताया जाता है तो 13वीं शताब्दी के जो है ताम्रपत्र में जो है 13वीं सेंचुरी की यानी शताब्दी की ताम्रपत्र में, ताम्रपत्र में। ठीक है, इसका जिक्र है और झारखंड शब्द है। और इसको जो है ये एक टाइप से ऐतिहासिक उल्लेख है, ऐतिहासिक उल्लेख। ठीक है, वो क्या था, साहित्यिक उल्लेख, और ये ऐतिहासिक उल्लेख भी पूछा जा सकता है कि कहाँ मिलता है, तो 13वीं सदी के जो है ताम्रपत्र में जो है ये मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए झारखंड का अगर उपनाम बोला जाएगा, झारखंड को जो है कर्कखंड के नाम से भी जाना जाता है, कर्कखंड। इसके पीछे रीजन क्या है, कर्कखंड क्यों कहा जाता है, चूँकि यहाँ पर जो है जनजातियों की अधिकता है, जनजातियों की अधिकता होने के कारण, ठीक है, जनजातियों की संख्या की अधिकता होने के कारण इसको जो है कर्कखंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड राज्य में के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की स्पर्श मुद्रा में जो है, भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी एक ऐसा मूर्ति है जिसमें भगवान बुद्ध जो है झुककर धरती को जो है छूते नजर आते हैं। तो ये कहाँ से, आपके लातेहार का पलामू किला। ठीक है, लातेहार का पलामू किला से जो है ये देखने को मिलता है। तो देखिए हजारीबाग का पद्मा, हजारीबाग का पद्मा से कौन सी नदी निकलती है आप बताइए,
हजारीबाग के पद्मा से जो है कौन नदी निकलती है? ये बराकर नदी निकलता है। ठीक है, हजारीबाग के पद्मा से जो है कौन नदी निकलता है? बराकर नदी निकलता है। ये अंजन धाम कहाँ है? गुमला में है। और ये जो है हनुमान जी का जन्मस्थल माना जाता है। हनुमान जी का जन्मस्थल माना जाता है। जन्म स्थल जो है माना जाता है हनुमान जी का। दुमका का जो है मलूटी, ठीक है, ये क्या हो गया? मलूटी हो गया। तो मलूटी जो है दुमका में है और इसको मंदिरों का क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। मंदिरों का गांव किसको कहा जाता है? मलूटी को। लेकिन देवघर को जो है क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। ठीक है, झारखंड, अगर झारखंड की बात करेंगे, झारखंड बेस पे मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? ये देवघर को कहा जाता है। और पूजे पुजारियों का जो गांव कहा जाता है, ये किसको? बासुकीनाथ को कहा जाता है। ठीक है, तो मलौटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है और देवघर को मंदिरों का जो है शहर के नाम से जाना जाता है। बराकर नदी जो है कहाँ से निकलती है? हजारीबाग के पद्मा से निकलती है और ये जो है दामोदर नदी की सहायक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी है दामोदर की। ठीक है, और लातेहार में जो है एकमात्र भारत का एकमात्र जो है भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? लातेहार के महुआ टांड़ में है। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का जो है प्रहास हो गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कुमारगुप्त हो जाएगा। और कुमारगुप्त जो है ये किसके बेटे थे? ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है, ठीक है, इसको जो है ये बेटा हुआ करता था किसका? चंद्रगुप्त सेकेंड का। ठीक है, ये क्या था? चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड को जो है ये क्या हो गया? बेटा था। और इसको जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य विक्रमादित्य के नाम से जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसका बेटा है? ये जो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन है? ये विक्रमादित्य है। ये भारत का जो है नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का बेटा कौन है? विक्रमादित्य है। ठीक है, इसको सिंपली विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये जो है गुप्त वंश का क्या है, कौन है? सम्राट है। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है, कुमारगुप्त जो है, ये गुप्त वंश से रिलेटेड होते हैं। गुप्त वंश के सम्राट हुआ करते थे। जब इनका आगमन जो है झारखंड में होता है तो उस समय जो है बौद्ध धर्म का जो है हास होने लगता है, पतन होने लगता है। किसका? ठीक है, बौद्ध धर्म का। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात फैनसांग से हुई? ठीक है, तो हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन से कहाँ पर हुआ था? तो देखिए वैनसांग जो है, ये जो वैनसांग की बात की गई है, तो वैनसांग को क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है, ट्रेवलर्स, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है, वैनसांग को प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा गया है। और ये जो है एक चीनी यात्री है। चीनी यात्री हैं। ये जो है हर्षवर्धन का जब यहाँ पर शासन काल में जो है भारत आए थे। ठीक है, ये जो है हर्षवर्धन के शासन काल में जो है
भारत आए थे काल में भारत आए थे कौन? वैनसांग। और ये जो है हर्षवर्धन उत्तर भारत में जो है ये शासन करते थे, और लगभग ये वैनसांग जो है यहाँ पर आकर भारत में जो है 15 वर्ष बिताए, और पूरे भारत में जो है अलग अलग जगह में जो है घूमे। और एक इनका पुस्तक है, इसका नाम क्या है? CUK, ठीक है, CU की। ये किसका पुस्तक है? हर्षवर्धन का पुस्तक है। सॉरी, ये जो पुस्तक है वैनसांग द्वारा लिखित जो है, वैनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है, वैनसांग द्वारा, ठीक है, रचित पुस्तक है। और इसमें जो है इन्होंने भारत यात्रा वृत्तांत बताया, भारत यात्रा के बारे में बताया था, ठीक है। इसी में इन्होंने जिक्र किया है कि हर्षवर्धन और इनकी मुलाकात जो है राजमहल क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और राजमहल क्षेत्र में कौन सा? कांजागल, ठीक है, राजमहल क्षेत्र, ये कांजागल जो है राजमहल में पड़ता है। और यहीं पर जो है हर्षवर्धन की मुलाकात जो है किससे होती है? इस चीनी यात्री वैनसांग से होती है, ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से जो है हीरे प्राप्त करने का वर्णन बताया गया है? देखिए, शंख नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? शंख नदी जो है गुमला से निकलती है, और ये कहाँ से? गुमला में चैनपुर से निकलती है, ठीक है, गुमला के चैनपुर से निकलती है, या इसको पाट क्षेत्र भी बोला जाएगा, या फिर उत्तरी छोटा नागपुर का पठार भी कहा जा सकता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार, ऐसे भी बोला जाएगा, छोटा नागपुर पठार भी बोला जा सकता है, या फिर कहीं कहीं रांची पठार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये शंख नदी जो है इसमें आता है। तो देखिए, शंख नदी में जो है ऐसा मान्यता है कि यहाँ से जो है हीरा प्राप्त होता है, ठीक है, यहाँ से हीरा प्राप्त होता है। और उसी तरह सोना का बात किया जाए, रेत में सोना कहाँ से मिलता है? स्वर्णरेखा नदी से। तो उसी तरह जो है शंख नदी से हीरा जो है प्राप्त करने का बात सामने आता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन कहाँ पर किया गया है? ये जो है तुजुके जहांगीरी में किया गया है। तो इस तुजुके जहांगीरी पुस्तक का जो लेखक है, पुस्तक का रचनाकार कौन है? रचनाकार ये कौन है? ये जहांगीर है, ठीक है। इसका जो रचनाकार है तुजुके जहांगीरी का, तो ये कौन है? जहांगीर है। और इसमें जो है क्या है कि छोटा नागपुर से क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का भी उल्लेख है, ठीक है। इसी में जो है सोने की प्राप्ति का उल्लेख भी है, प्राप्ति का जो है उल्लेख भी है। कहाँ से? छोटा नागपुर क्षेत्र से, छोटा नागपुर क्षेत्र से, यानी कि तुजुके जहांगीरी में जो है क्या है? छोटा नागपुर से, ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है सोने की प्राप्ति का उल्लेख भी है, और हीरा प्राप्त करने के बारे में भी बताया है हर्षवर्धन की इस पुस्तक में, तुजुके जहांगीरी। इसी कारण से क्या है कि हर्षवर्धन जो होता है इस क्षेत्र को जो है अपने कब्जे में लेना चाहता है, ठीक है। और इसी कारण से जो है इन्होंने बिहार का सूबेदार जो है, किसको बनाया था? बिहार का सूबेदार जो है एक व्यक्ति को बनाया था, जिसके बाद वो तो व्यक्ति रहे नहीं, ठीक है। उसके बाद इब्राहिम खां को जो है बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। अब इब्राहिम खां जो है इस क्षेत्र में क्या करता है कि अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। हीरे प्राप्त करने वाला जितना भी नदी है अपना क्षेत्र में कौन ले लेता है?
इब्राहिम खां के द्वारा लिया जाता है, और इब्राहिम खां जो है ये नियुक्त किया जाता है जहांगीर के द्वारा बिहार का सूबेदार। ठीक है, तभी झारखंड जो है बिहार में ही शामिल था। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया। अकबरनामा, अकबरनामा कहें या आईने अकबरी कहें, ये दोनों सही है। यहाँ पर जो है अकबरनामा को ही आईने अकबरी के तौर पर जाना जाता है। अकबरनामा में जो है अकबर के बारे में बताया गया है, अकबर के बारे में जिक्र है, और इसका जो रचयिता है, रचनाकार है, ये कौन है? अबुल फजल है, अबुल फजल है। ठीक है, इनका रचनाकार कौन है? अबुल फजल है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है? निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान कहा जाता है? तो झारखंडी सुल्तान जो है के नाम से कौन जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को जो है झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ये जो है खान देश के शासक हैं, खान देश के शासक हैं, शासक था खान देश का। और एक खान देश कहाँ पड़ता है? खान देश जो है महाराष्ट्र के जो है आसपास का ऐतिहासिक इलाका होता है, महाराष्ट्र के आसपास का ऐतिहासिक इलाका होता है खानदेश। वहीं पे जो है आदिल शाह द्वितीय शासन करता था, और इन्होंने जो है झारखंड में अपना जो है कुछ समय तक ये आए थे, और इसी के कारण जो है झारखंडी सुल्तान के नाम से आदिल शाह द्वितीय को जो है जाना जाता है। ये देखिए शेर शाह सूरी, सूर वंश के संस्थापक जो है शेर शाह सूरी, ये कौन है? ये जो है बंगाल अभियान के दौरान जो है, बंगाल अभियान के दौरान जो है ये क्या करते हैं? राजमहल क्षेत्र में आते हैं, राजमहल क्षेत्र से इनका संबंध रहता है। ठीक है, अंगे तो बंगाल अभियान के दौरान जो है राजमहल क्षेत्र से संबंध रहता है इनका। ठीक है, और इनका बोला जाए, इनका बेटा होता है कौन? जलाल खां। सन कौन होता है? बेटा कौन होता है? जलाल खां। उन्होंने भी राजमहल क्षेत्र से, जलाल खां ये भी क्या होते हैं कि राजमहल क्षेत्र पे जब ये आए थे तो राजमहल क्षेत्र में कब्जा करने का जो काम है ये कौन किया था? जलाल खां के द्वारा किया गया था। और जो राजमहल क्षेत्र में मुस्लिम लोग आते हैं, राजमहल क्षेत्रों में मुस्लिमों का आगमन का श्रेय किसको जाता है? शेर शाह सूरी को। ठीक है, शेर शाह सूरी को, ये शेर शाह सूरी को, और ये जो है सूरवंश के संस्थापक थे। ठीक है, शेर शाह ने झारखंड में किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान के दौरान किया था? तो ये क्या हो जाएगा? राजमहल क्षेत्र। इसको तेलियागढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, तेलियागढ़ी क्षेत्र, तेलियागढ़ी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तेलियागढ़ी क्षेत्र में किस बादशाह ने झारखंड में अपने बंगाल अभियान में यूज़ किया था? तो कौन सा हो जाएगा? तेलियागढ़ी क्षेत्र का जो है शेर शाह सूरी ने बंगाल अभियान के दौरान जो है इस क्षेत्र का यूज़ किया था। ठीक है, तो पलामू क्षेत्र, पलामू में जो है 2 किला होता है। ठीक है, 2 किला होता है, एक नया किला, नया पलामू किला, ठीक है, और दूसरा जो है पुराना पलामू किला, पुराना है जो पलामू किला। ठीक है, किला ये जो है मेदिनी राय से, मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय, और ये जो है किसके समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन।
यानी जब औरंगजेब शासन करता था भारत पे, तो वो जो है मेदिनी राय यहाँ पर इस किला पर अधिकार रखता था। और ये जो है क्या हो जाएगा, इस किला का जो बनवाया था किसने था, प्रताप राय। ठीक है, प्रताप राय के द्वारा बनाया गया था पुराना किला। और ये जो है किसके समकालीन था, ये जो है शेरशाह के प्रताप राय किसके समकालीन थे, ये मेदिनी औरंगजेब के। और ये जो थे किसका, शेरशाह के समकालीन। शेरशाह नहीं, थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये प्रताप राय जो है किसके साथ, आप कमेंट करके बताइए कि प्रताप राय किसके समकालीन थे। ठीक है, प्रताप राय किसके समकालीन था, आप कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था। तो नागवंशी राजा था जो हीरों का पारखी हुआ करता था, ये कौन था, दुर्जन साल। दुर्जन साल जो है एक नागवंशी राजा हुआ करता था। और ये जो है, ठीक है, नागवंशी जो राजा था और ये जो है हीरो का पारखी हुआ करता था। तो आप देखिए इसमें एक जहांगीर का नाम तो आपने सुना है कि जहांगीर जो है ये जिस जगह से जो है हीरा प्राप्त होता था, सोना प्राप्त होता था, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो इसके लिए जहांगीर क्या किया कि पहले बिहार वाले इलाके में हीरा जो प्राप्त होता था वो नदी वगैरह आता था बिहार वाले इलाके में। तो जहांगीर क्या किया कि बिहार का सूबेदार जो है पहले किसको बनाता है, अगर पहले सूबेदार बनाता है किसको, जफर खां को। जफर खां को बनाता है। लेकिन जफर खां की जो है मृत्यु किसी बीमारी से हो जाती है, तो फिर जहांगीर कुछ नहीं करता है। उसके बाद जो है सेकेंड टाइम क्या होता है, किसको बनाता है ये, इब्राहिम खां को। ठीक है, बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। इब्राहिम खां को क्या करता है, बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। उसके बाद जैसे ही इब्राहिम खां जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त होता है, इसको आदेश मिलता है क्या कि आप जाओ कोकरा में अपना कब्जा करो, जहांगीर के द्वारा। कोकरा मतलब झारखंड, तभी जो है झारखंड को कोकरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जहांगीर के टाइम में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो किस नाम से, कोकरा के नाम से जाना जाता है। तो कोकरा पर जो है ये कब्जा करता है। ठीक है, कौन, इब्राहिम खां। और जो वहाँ के नागवंशी शासक थे पलामू का, जो पलामू क्षेत्र का नागवंशी शासक था, ठीक है, जो पलामू का क्षेत्र का नागवंशी शासक था, शासक कौन था उस समय, ये दुर्जन साल था। ठीक है, एक नागवंशी राजा था। दुर्जन साल था। इब्राहिम खां जो है इससे क्या बोलता है कि आप जो है मुगलों की जो है अधीनता को स्वीकार कीजिए। ठीक है, लेकिन जो है ये क्या करता है कि मुगलों की अधीनता स्वीकारने से मना कर देता है। ठीक है, मुगलों की अधीनता स्वीकारने से मना, स्वीकार जो है नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। इस कारण से जो है दुर्जन साल को जो है 12 वर्षों के लिए जो है, दुर्जन साल जो नागवंशी राजा होता है 12 वर्षों के लिए ग्वालियर किले में इसको कैद कर दिया जाता है। ग्वालियर किले में कैद। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए जो है ग्वालियर किले में कैद कर दिया जाता है। बाद में एक समय क्या होता है कि
इस जहांगीर जो है उनके राज्य में क्या होता है कि वहाँ पर एक हीरे की असलियत को लेकर जो है कुछ विवाद पैदा हो जाता है, ठीक है। तो उस विवाद के निपटारे के लिए जो है इस दुर्जन साल को बुलाया जाता है और ये जो है कन्फ्यूजन को दूर कर देता है, जिससे जहांगीर क्या होता है कि बहुत खुश हो जाता है और उसको जो है राज्य वापस कर देता है और उसको जो है फ्री कर देता है, यानी कि कैद मुक्त कर देता है और सभी राज्य को वापस लौटा देता है। लेकिन इसको जो है बोला जाता है आप मेरे अंडर ही रहिएगा और 6,000 रुपये जो है वार्षिक कर, ठीक है, यानी कि एक वर्ष में जो है 6,000 रुपया वार्षिक कर जो है किसको, ये जहांगीर को देना पड़ेगा, जहांगीर को देना पड़ेगा। किसको? दुर्जन साल को, जहांगीर को, ठीक है। जो राजा हुआ करता है जहांगीर को जो है दुर्जन साल के द्वारा 6,000 रुपया वार्षिक कर जो है तय किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा था? तो नागवंशी राजा हीरो का पारखी कौन था? दुर्जन साल था। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि कितने वर्षों के लिए दुर्जन साल को कैद किया गया था? 12 वर्षों के लिए। किस जेल में किया गया था? ग्वालियर किले में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा जो है इसको अरेस्ट किया जाता है दुर्जन साल को? तो ये इब्राहिम खां के द्वारा किया जाता है। इब्राहिम खां कहाँ का सूबेदार होता है? बिहार का सूबेदार होता है। तो कितना सारा क्वेश्चन इससे हो गया। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु जो है मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण जो है हो गया था? देखिए इसमें और एक फैक्ट है, इसमें और एक फैक्ट क्या है ये सभी तो पता है। तो इसके में एक फैक्ट ये है कि जब जो है दुर्जन साल को जब मुगलों की गुलामी जो है यानी कि मुगलों की जो अधीनता है स्वीकार करवाने का श्रेय किसको जाता है? ये इब्राहिम खां को जाता है, इब्राहिम खां को जाता है। तो जहांगीर जो है इब्राहिम खां के काम से काफ़ी खुश होता है और इसको जो है एक उपाधि प्रदान की जाती है, जिसका उपाधि क्या बोलते हैं इसको? ये फाथ जंग, फाथ जंग, ठीक है, फाथ जंग की उपाधि। तो फाथ जंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाथ जंग की उपाधि जो है जहांगीर के शासनकाल में किसको दिया जाता है? तो ये इब्राहिम खां को जो है फाथ जंग की जो है उपाधि दिया जाता है, फाथ जंग की, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए शाहजहां के शासनकाल में क्या है, ये दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सहबल राय। सहबल राय की जो मृत्यु है वो शेर के साथ लड़ने के कारण हो जाता है। सहबल राय जो है एक पलामू का राजा हुआ करता था और पलामू में कौन सा वंश था? चेरो वंश था, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जो सहबल राय है, जो सहबल राय है ये पलामू का शासक हुआ करता था, ठीक है। और ये जो है अनंत राय के मृत्यु के पश्चात, अनंत राय भी है, इससे पहले कौन थे? अनंत राय थे। अनंत राय के बाद जो वहाँ का उत्तराधिकारी बनता है ये सहबल राय बनता है। और सहबल राय जो है पलामू के चेरोवंशी राजा हुआ करते थे, का जो है चेरोवंशी राजा, चेरोवंशी शासक कौन था? सहबल राय था। और ये जो है किस टाइम के बाद? जब पूरे शाहजहां का शासनकाल हुआ करता था, शाहजहां का, ठीक है। उस समय जो है जब सहबल राय की बात हो रही है तो उस समय किसका शासनकाल हो रहा था उस क्षेत्र में? शाहजहां का, शाहजहां का जो है, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन था ये प्रताप राय वाला, ठीक है। तो ये किसके समकालीन थे? ये शाहजहां के समकालीन थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
शाहजहां का समकालीन। ठीक है, तो अनंत राय के बाद कौन बनता है? सहबल राय पलामू का चेरवंशी शासक बनता है, और वो जो है किसके समकालीन था? शाहजहां के समकालीन था। तो ये क्या हुआ कि चूंकि मुगलों का जितना भी है, इन दोनों में पट्टा नहीं था, और मुगलों का जो काफिला होता है उसको लूट लिया करता था। ठीक है, जो बंगाल की ओर जाने वाली मुगलों की काफिलों को लूट लिया करता था। इससे शाहजहां जो है नाराज हो जाता है और सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने को करता है। ठीक है, ये सहबल राय क्या करता है कि बंगाल की ओर जाने वाली मुगलों की काफिलों को लूट लिया करता था। ठीक है, बंगाल की ओर जाने वाली मुगलों से जो है लूटपाट करता था। ये इसका मेन कारण था। तो इसको जो है अरेस्ट किया गया, अरेस्ट कर जो है दिल्ली लाया जाता है सहबल राय को, और जो जहांगीर होता है लाया गया, और जो जहांगीर होता है वो क्या अपने मनोरंजन हेतु जो है शेर से लड़ाई में जो है लड़ाई होती है, में मृत्यु हो जाता है इसका। ठीक है, शेर के साथ लड़ाई में जो है मृत्यु कर दिया जाता है सहबल राय का। ये देखिए प्रताप राय, ये पलामू, पुराना पलामू किला के लिए, और मेदिनी राय जो निर्माण करता है ये नया पलामू किला का है। ठीक है, ये भागवत राय का आप नाम ने सुने हैं, भागवत राय। देखिए पेशा कानून को कब लागू किया गया है? तो पेशा कानून जो है एक्चुअल में आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए है। पेशा कानून जो है ये जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो भी ट्राइब्स हैं उसके हित की रक्षा के लिए है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए है। और इसके लिए क्या ज़रूरत है? ये ग्राम सभा को जो है सशक्त बनाना, ग्राम सभा को सशक्त बनाकर जो है आदिवासियों का जो हित है उसका रक्षा करना है, जो उसका जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करना है, उसको आत्मनिर्भर बनाने का काम जो है कौन कानून करता है? पेशा कानून करता है। और पेशा कानून जो है ये 1996 24 दिसंबर जो है 1996 में लागू किया गया है पेशा कानून। और इसका उद्देश्य क्या है कि ग्राम सभा को शक्तियां देकर जो है जनजाति वर्ग को सशक्त बनाना। ठीक है, इसका अगर उद्देश्य अगर बोला जाए, उद्देश्य इसका क्या है कि ग्राम सभा को सशक्त बनाना, ग्राम सभा को शक्तियां देकर सशक्त बना, शक्तियां देकर, ठीक है, शक्तियां देकर सशक्त बनाना, जिससे जो है आदिवासियों के हितों की रक्षा हो सकेगी। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है ये ग्राम सभा किस लिए करेंगे? आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के विकास के लिए, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले जो जनजातियों का विकास, के लिए इन शक्तियों का जो है प्रयोग किया जाएगा। यानी ओवर हम कह सकते हैं कि पेशा कानून को जो है 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्राम सभा को शक्तियां देकर जो है जनजाति वर्ग को जो है सशक्त बनाता है। ठीक है, जो भी जनजाति वर्ग है, अच्छा यहाँ पर एक छूट गया, देखिए जनजाति वर्ग को सशक्त बनाना। ठीक है, जनजाति वर्ग को
सशक्त बनाना, ये सही होगा। देकर जनजाति को सशक्त बनाना। इसका देखिए, ग्राम सभा को इतना पावर दिया जाए कि उसमें राज्य भी जो है कोई कुछ ना कर सके, राज्य का भी जो है वहाँ पर फेल हो जाए, राज्य भी उसमें हस्तक्षेप ना कर सके। ठीक है, यही मेरा मेन मोटो है पेशा कानून का, कि ग्राम सभा को इतना शक्ति पावरफुल बना दिया जाए कि इसमें राज्य भी जो है हस्तक्षेप ना कर सके, और ये जो है ग्राम सभा फुल फ्री रूप से जो है आदिवासियों के हित में जो है पूरा तरीके से काम कर सके, उनकी हक की जो है रक्षा कर सके। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ये क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। और ये जो अधिसूचना करने का जो काम होता है ये 342 में है, और आदिवासियों को अधिसूचित जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ये किसके सहयोग से किया जाता है, ये राज्यपाल के सहयोग से, राज्यपाल के सहयोग से। ठीक है, तो मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, मान लीजिए कोई राज्य है या फिर क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें जो जितना भी कौन कौन एसटी एससी में आता है इसका लिस्ट जो तैयार करता है ये राष्ट्रपति को जो है इसमें अधिसूचित करता है राष्ट्रपति, वो भी किसके हेल्प से, राज्यपाल के सहयोग से। ठीक है, तो ये जो है किसमें दिया रहता है, अनुच्छेद 342 में जो है ये दिया रहता है। पाकुड़ जिला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। यह न्यूनतम साक्षरता जिला वाला जो है ये बिल्कुल सही है। पाकुड़ में जो है सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, पाकुड़ में है, और यह न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, कि सबसे ज़्यादा अगर शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, ये है पाकुड़ जिला में। तो इसलिए उपरोक्त जो है दोनों कथन सत्य हैं। अब देखिए पाकुड़ जिला से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पाकुड़ जिला का निर्माण जो है कब किया गया। पाकुड़ जिला का निर्माण जो है ये पाकुड़ जिला का निर्माण ये 1994 में किया गया है। ठीक है, पाकुड़ जिला का निर्माण जो है ये 28 जनवरी 1994 में जो है, ठीक है, तो पाकुड़ जिला का निर्माण जो है 28 जनवरी 1994 में जो है किया गया है। उसके बाद यहाँ अगर अनुमंडल की संख्या बताई जाएगी तो कितनी है, जो सब डिवीज़न यहाँ कितना है, एक ही है पाकुड़ का। ठीक है, पाकुड़ जो है सब डिवीज़न जो है एक ही है। और विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो ये कितना, विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ 3 है। विधानसभा क्षेत्र कितना है, 3 है। तो पहला कौन सा हो जाएगा, एक तो महेशपुर हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, पाकुड़ हो गया, और तीसरा क्या हो गया, लिट्टीपड़ा हो गया। ठीक है, लिट्टीपड़ा। तो ये जो है 3 यहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं। और अगर यहाँ का इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए तो नदी कौन सा है, बांसलोई नदी। बांसलोई नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो है गुमानी नदी भी यहीं पर है, गुमानी, पाकुड़ में गुमानी नदी। तीसरा जो है गुमानी नदी के साथ साथ जो है यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट है गंगा नदी भी यहाँ है। ठीक है, गंगा नदी भी है, और एक ब्राह्मणी नदी भी है, ब्राह्मणी नदी भी यहाँ से निकलती है। ठीक है, बहती है। अब देखिए अगर हॉट वाटर स्प्रिंग बोलेंगे, हॉट वाटर स्प्रिंग बोलेंगे यानी कि गर्म जलकुंड अगर बात किया जाए तो यहाँ पर शिव सोता एक है, शिवपुर सोता जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है। बारामसिया है, ये इम्पोर्टेंट है, बारामसिया, बारामसिया ये
गर्म जलकुंड है बारामसिया। शिवपुर सोता भी एक गर्म जलकुंड है, ये भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या है, अलीगंज का किला है, ठीक है, अलीगंज किला हो गया, वीर खाता किला हो गया, वीर खाता किला हो गया, ठीक है, अलीगंज का किला हो गया। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। और यहाँ न्यूनतम साक्षरता दर है लगभग कितना है, 48.82% है। और अगर अनुसूचित जाति का बात करेंगे तो झारखंड में जितना भी अनुसूचित जाति है उसका 3.16% जो है यहीं पर है। झारखंड के किस संस्थान को प्राचीन काल में हरित किवाना के नाम से जाना जाता है? तो हरित किवाना, तो ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हरित यानी हरा भरा वन, ग्रीन फॉरेस्ट, हरित किवाना के नाम से जो है प्राचीन काल में किसको, ये जो है देवघर को जाना जाता है। और देवघर में जो है लगभग इसको जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? देवघर को कहा जाता है। यहाँ पर जो है एक मनोकामना मंदिर है, मनोकामना मंदिर, या इसको बैद्यनाथ बाबा धाम के नाम से जाना जाता है, बैद्यनाथ, ठीक है, बाबा धाम नाम से जाना जाता है। ये जो है एकमात्र ये स्थान है जहाँ पर एकमात्र जो है शक्तिपीठ भी है और क्या है, यहाँ पर जो है ज्योतिर्लिंग भी है, ठीक है। यही एक ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर पंचशूल स्थापित है, जो कि राजा चंद्रमौलेश्वर के द्वारा जो है स्थापित, पंचशूल स्थापित है, एकमात्र मंदिर, ज्योतिर्लिंग, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से मनोकामना मंदिर एक ऐसा है जहाँ पर पंचशूल स्थापित है। इसके प्रांगण में कुछ कितने मंदिर हैं? 22 मंदिर हैं। और इसको जो है इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर और भी मंदिर है। यहाँ नवलखा मंदिर है जिसमें चारुशिला देवी के द्वारा जो है 9 लाख रुपए का जो है दान दिया गया था, इसी कारण से चारुशिला देवी हो गया। अब देवघर का जो है, अगर ये जिला की बात करेंगे तो ये कब बना था? देवघर जिला जो है ये 1 जून को 1981 या कहीं कहीं 1983 दिया रहता है, देख लीजिएगा। तो 1981 या 83 देवघर जिला का निर्माण जो है 81 में होता है। इसको जो है उपनाम एक तो हरित किवाना भी है, और दूसरा जो इसका उपनाम है ये लाइटनिंग सेफ सिटी है, लाइटनिंग ठीक है, सेफ सिटी, ये जो है देवघर का ये भी उपनाम है, ठीक है, देवघर। तो देवघर का 2 उपनाम हो गया, एक हरित किवाना और एक लाइटनिंग सेफ सिटी, ये देवघर को बोला जाता है। डाल्टनगंज का जो नया नाम है ये मेदिनीनगर है, मेदिनीनगर। और झारखंड में जो 9 नगर निगम है उसमें से एक नगर निगम जो है मेदिनीनगर भी आता है, ठीक है। गोड्डा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो गोड्डा जिला के अंतर्गत जो है कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। पहला क्या हो जाएगा? महागामा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? एक तो गोड्डा हो गया, और तीसरा क्या हो जाएगा? पड़ैया हाट हो गया, ठीक है। ये 3 हो गए। और अनुमंडल की बात बोलें तो अनुमंडल भी यहाँ कितना है? 2 अनुमंडल यहाँ कितना है? यहाँ जो है 2 अनुमंडल की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 अनुमंडल हैं। और
जिला का स्थापना वर्ष अगर बोला जाए, इसको जिला कब बनाया गया है, ये 17 मई जो है 1983 में, 1983 में जो है, ठीक है, गोड्डा जिला को जो है 83 हो गया, ये 83 में बना है, ठीक। और इसके अलावा जो है यहाँ एक योगिनी मंदिर है। ये क्या है योगिनी मंदिर, ये शक्ति पीठ है, शक्ति पीठ है, ठीक है। और ये जो है 12 कोपी पहाड़ी पर स्थित है, 12 कोपी पहाड़ी, ठीक है, 12 कोपी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण है चारुशीला देवी के द्वारा किया गया, रानी चारुशीला देवी के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। गोड्डा के बारे में और क्या फैक्ट हम बता सकते हैं, आप भी कमेंट कीजिए। गोड्डा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो योगिनी मंदिर जो है यहाँ पर फेमस है, पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक जो है योगिनी मंदिर है। और किस पहाड़ी पे है, 12 कोपी पहाड़ी पे है। और ठीक है, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध जीवाश्म अभ्यारण्य साहेबगंज जिला में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जीवाश्म अभ्यारण्य जो है साहेबगंज जिला के कहाँ पर है, राजमहल में जो है स्थापित है। और ठीक है, और तेलियागढ़ का किला कहाँ पर है, तेलियागढ़ का किला भी जो है ये साहेबगंज में ही है। और इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार जो है तेलियागढ़ किला को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि गोड्डा जिला के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। गोड्डा जिला के अंतर्गत जो है कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पहला हो गया गोड्डा, दूसरा क्या हो गया महागामा, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया पड़ैयाहाट, ठीक है। तो 3 हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। देखिए धनबाद भी निर्वाचन क्षेत्र है, गिरिडीह भी निर्वाचन क्षेत्र है, और झरिया भी निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन ये जो है निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से चुनने को कहा जा रहा है कौन सा नहीं है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा, वासेपुर। तो वासेपुर का नाम आपने सुना होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से एक मूवी भी आई थी। देखिए गिरिडीह क्यों फेमस है, ये जो है झारखंड धाम, ठीक है। पूछा जाएगा कि झारखंड धाम कहाँ पर है, तो झारखंड धाम जो है ये गिरिडीह में आता है। गिरिडीह और भी क्यों फेमस है, क्योंकि गिरिडीह में जो है यहाँ भी जो है ये निचला छोटा नागपुर क्षेत्र में, निचला हजारीबाग क्षेत्र का हिस्सा है, निचला हजारीबाग क्षेत्र, ठीक है। गिरिडीह में जो है ये किस क्षेत्र का हिस्सा है, निचला हजारीबाग क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। धनबाद में क्या है, आईआईटी, जो कि पहले आईएसएम था धनबाद, ठीक है। और ये जो है रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर बना है, ठीक है, लंदन के तर्ज पर बना है। और ये जो है आपको कमेंट करना है कि लॉर्ड किसके ये जो है शासनकाल में बना है। रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर जो है आईएसएम धनबाद का निर्माण किया गया है, और जो है किस वायसराय के शासनकाल में जो है ये इसका निर्माण किया गया है। ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, आप इसको कमेंट कीजिए।
तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।